हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज है। और इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग भारतीय समाज और स्तरीकरण जो बुक है उसका हम लोग आज चौथे पार्ट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी एक लेक्चर इस पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और इसमें भेदभाव के आधार के रूप में सामाजिक लिंग सोच, या जिसे हम सामाजिक लिंग सोच को ही जेंडर भी कहते हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ हम लोगों ने सिद्धांत की बात की थी, जैसे कि लिंग जन्य भूमिकाओं का जैविकीय सिद्धांत क्या है, वहीं पे लिंग जन्य भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, उपनिवेशवाद और विकास को हम लोग जोड़ के कोरिलेट करके एक दूसरे से संबंधित करके हम लोगों ने समझा था, और महिलाओं पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है इस पे भी हम लोग चर्चा किए थे। इसी कड़ी में आगे आज हम लोग पहला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण भारत में मादा शिशु हत्या और शिशु की उपेक्षा। इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों को कोई संदेह की बात नहीं है, ये हम लोगों को बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों को पता है कि भारत में आज भी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मादा शिशुओं की हत्या की जाती है, ये पता है। और यह किस तरीके से, आखिर में देखा जाए तो दो तरीके से होता है। पहला तो ये होता है कि जब पीठ में बच्चा होता है, पीठ में मादा शिशु है, तो उसी समय पता लगा के चयन करा के जो भ्रूण का चयन किया जाता है, ऐसे सिस्टम से गर्भपात करा दिया जाता है कि पता चल जाता है कि अच्छा ये मादा शिशु है तो इसको ये हमें नहीं चाहिए, गर्भपात करा देते हैं लोग। हालांकि ये कानूनन अपराध है, या आप सभी को पता है, लेकिन अगर देखें तो छुप छुपा के, या हम इलीगली ये बोलें अवैधानिक तरीके से इसको मूर्त रूप देते हैं, होता है ऐसा। और जिसमें मादा जो भ्रूण होती है उसको गर्भपात करा के मार दिया जाता है। दूसरा जो हमें रूप दिखाई देता है उसमें ये दिखाई देता है कि जो मादा शिशु होती है, 1 वर्ष से कम के बच्चों की, या ये बोले मादा शिशु की, बच्चियों की हत्या किसी न किसी रूप से कर दी जाती है। कहीं पे उनकी बलि दे दी जाती है, या बहुत अलग तरीके से मादा शिशु होते हैं उनको सही से पोषण नहीं दिया जाता है, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे स्टेट का भी जिक्र किया गया है इग्नू के बुक में, जैसे कि तमिलनाडु में एक सालेम जिला है, यहाँ पे बताया गया है कि मादा शिशुओं की सरेआम हत्या कर दी जाती है। वहीं पे राजस्थान के कुछ ऐसे गांव बताए गए हैं जिसमें कन्याएं जो हैं वो बहुत ही कम रह गई हैं। तो ये देखा जाता है कि ये हम सभी को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, चाहे शहरों में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, एक ये जो भावना अंदर में बैठी हुई है कि हमें पुत्र की जो चाहत होती है वो ज़्यादा उच्च मानी जाती है, कि अगर किसी महिला को पुत्र हो जाता है तो समाज में उसकी स्थिति जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, कंपेयर टू यदि उसकी लड़कियां हैं तो ऐसा हम लोगों को देखने में ये मिलता है। वहीं पे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि बालिकाओं को जो पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित रखा जाता है, इसके कारण भी काफ़ी मृत्यु देखने को मिलती है। इसके कारण से हम ये देखते हैं कि भारत के जो देहाती इलाके होते हैं, जो भी देहाती इलाके हैं हमारे भारत में, वहाँ पे बेटों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, या उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। बेटों को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही कॉमन सी बात है कि बेटे जो होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि माता पिता के साथ जीवन पर्यंत साथ में रहते हैं। विवाह होने के बाद भी वो अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। जो खेती बाड़ी होती है उनके लिए
वे ज़रूरी होते हैं कि साथ में उनकी मदद कर सकें। और ऐसा देखा जाता है कि अगर जो लोग गांव से शहरों की तरफ भी चले जाते हैं, जो बेटे, वो उनकी जो आमदनी का जरिया होता है वो उसमें मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए कि बेटों को ये देखा जाता है कि ये हमारे पूरे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि स्थानीय स्तर पे जो ज़मीनों के लिए झगड़े होते हैं वो भी बेटों के बीच में ही होते हैं, क्योंकि जो ज़मीन क्या बंटवारे की बात होती है उसमें बेटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बेटियों की शादी हो गई और फिर वो अपने घर चली जाती हैं, तो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि वैधानिक रूप से पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार है। ये भी देखने को मिलता है कि वो मानते हैं कि बेटे जो होते हैं विवाह के बाद भी हमारे पास ही रहते हैं और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। मगर जो बेटियां होती हैं विवाह होने के बाद वो मायके की देखभाल तो कर नहीं सकती हैं, वो ससुराल चली जाती हैं और वो वहाँ पे उनका घर हो जाता है। तो मायके में उन बेटियों का जो होता है उतना ज़्यादा योगदान होता नहीं है। वहीं पे एक बात बहुत और क्लियर होती है कि बेटों की ऐसी मानी जाती है कि जब पुत्र जन्म लेता है तो लोग मानते हैं कि बेटे जो होते हैं वो तो दहेज लेके आएंगे शादी के समय में, और बेटियों को हम ऐसे बेटियां होती हैं तो होता है कि अरे अब तो हम और ज़्यादा कर्ज में डूब गए और अब तो हमें इसके लिए दहेज देने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बेटियों को इस रूप में देखा जाता है। हालांकि अभी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो एक मानसिकता है, जो एक सोच है, वो ऐसी ही होती है। ये भी देखा जाता है कि शादी के बाद जो बेटियों का ससुराल होता है तो हमेशा जो बेटी के माता पिता होते हैं वो हमेशा उनके सामने झुक के रहते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं और मौके मौके पे ऐसा रहता है कि हमें उनके लिए गिफ्ट देना पड़ता है, जबकि लड़कों के साथ ही ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा आता है वो ये होता है कि ये हिंदू परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि परिवार में किसी भी अनिष्ट को बचाने के लिए जो भी कोई संस्कार किया जाता है, जितने भी संस्कार किए जाते हैं वो पुत्रों के द्वारा ही कराया जाता है। पिता के मृत्यु के बाद बेटियों को इस तरह के संस्कार का कोई अधिकार नहीं रहता है। ये होता है कि जो पुत्र होता है वही, चाहे मुखाग्नि की बात की जाए या फिर देहांत के बाद या फिर और कोई जो भी संस्कार होते हैं उनकी बात हो, तो इसमें पुत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पे ये भी होता है कि जो पुत्र की एक चरम चाह होती है कि हमें पुत्र चाहिए, इसमें हम देखेंगे कि जो निम्न जातियाँ होती हैं उनमें उतनी ज़्यादा ये भावना नहीं देखी जाती है, या निम्न वर्ग में इतनी ज़्यादा भावना नहीं देखी जाती है जितनी कि उच्च जातियों और उच्च वर्गों में यह देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप लोग ग्रामीण भारत में मादा शिशु हत्या और शिशुओं की उपेक्षा जो है वह आप लोग समझ चुके हैं कि जो मादा शिशु होती है उसको नर शिशु से किस प्रकार से या पुत्र को पुत्रियों से किस तरह से अलग समाज में कैटेगराइज किया जाता है, उनको सोशलाइज किया जाता है, उनको समझा जाता है, उनको सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सामाजिक लिंग सोच, परिवार और नातेदारी पे। इग्नू की ही बुक में ये दिया गया है। ताइवान का आखिर में महिलाओं की स्थिति कैसी है उस पे ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो ताइवानी महिलाएं होती हैं उनको ऐसा देखा जाता है कि जो पति का परिवार होता है वही महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा माना जाता है कि जो ताइवानी पत्नी होती है वो अपने पति के पुरखों को श्रद्धांजलि देती है, या श्रद्धांजलि देने का काम जो होता है वो ताइवानी महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति के पुरखों की जो श्रद्धांजलि देना होता है वो वहाँ की ताइवानी महिलाएं ही करती हैं।
पति और सास की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है उन्हें। अपने पति के पितृवंश को चलाने के लिए उसे संतानोत्पत्ति करनी पड़ती है कि क्योंकि अगर पति से जो हमारा पितृवंश चलता आ रहा है उसके लिए हमें संतानोत्पत्ति करना पड़ेगा, तो वो हमें परंपरा आगे चलाने के लिए पुत्र का होना जरूरी होता है। ताइवानी पत्नी जब बेटे को जन्म देती है तो वह ससुराल में उसकी स्थिति या उसके ओहदे को और बढ़ा देता है और अपने जीवन काल में जैसे जैसे वह एक नए कुल का सृजन करती है, यानी कि जैसे पति है तो अगर कोई महिला है फिर उससे पुत्र हुआ, फिर उसके अपने पुत्र का उसने विवाह किया, फिर उससे पुत्र हुआ, तो इस तरीके से इस महिला की जो इसकी पत्नी थी इसका भी ओहदा जो है या सामाजिक स्थिति जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि इसने इस परिवार के पितृवंश परंपरा को बनाए रखा है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो एक बार मैं और इसको सही से समझा देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि पति है, पत्नी है। पति के जो भी परिवार है वहाँ पे उसकी माँ है, यानी कि पत्नी की जो सास है, उसके लिए ये अपना जो भी पूरा एक ये कहें कि जीवन समर्पण करती है। इस पत्नी के जब पुत्र होता है, मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र हुआ, तो इसका जो सामाजिक स्थिति है या जो परिवार में स्थिति है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो पति के घर की पितृवंश परंपरा को आगे बढ़ा रही है। पुत्र आया तभी तो वो परंपरा आगे को बढ़ेगी, क्योंकि पुत्री होती तो वो दूसरे घर चली जाएगी। अभी ये पुत्र का विवाह होता है मान लेते हैं, फिर इसकी पत्नी आती है और इससे भी पुत्र होता है, तो इसका ओहदा तो समाज में बढ़ेगा ही बढ़ेगा परिवार में। ये जो उसकी पत्नी यानी इसकी जो दादी है इसकी भी समाज में ओहदा बढ़ता है, क्योंकि इसी की वजह से ये जो चेन हमें दिखाई दे रहा है वो पॉसिबल हो पाया है या संभव हो पाया है। तो इस तरीके से ये देखेंगे कि जैसे जैसे वो महिला एक नए कुल का सृजन करती जाती है उसकी प्रतिष्ठा जो होती है इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। माँ और बेटों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो ताइवानी पत्नी जब सास बनती है, यानी कि जब जैसे कि ये थी पत्नी थी और जब पुत्र है, पुत्र का जब विवाह हुआ तो ये क्या हो गई, सास बन गई। तो ताइवानी पत्नी जब सास बनती है तो उसे अपने पति के कुटुंब में सबसे ज़्यादा सत्ताधिकार और दर्जा जो होता है वो हासिल होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि किस तरीके से एक परिवार में पुत्र की जो स्थिति होती है वो एक सामाजिक स्थिति के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे एक विचारक हैं एंजेल्स लिकाक, इनके विचार को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंजेल्स लिकाक के अनुसार आरंभिक सामुदायिक समाज आत्मनिर्भर थे। एंजेल्स लिकाक कहते हैं कि जो एकदम प्रारंभ का समय हम देखें, आरंभिक सामुदायिक समाज वो आत्मनिर्भर थे। स्त्री पुरुष मिलजुल कर काम करते थे और कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं था। इस प्रकार उसमें श्रम का पारस्परिक विभाजन भी था। इनमें पुरुषों के सार्वजनिक कार्यक्षेत्र और स्त्री का निजी कार्यक्षेत्र था। घरेलू कामकाज के बीच कोई भी विभाजन नहीं था। स्त्री पुरुष दोनों जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इस प्रकार के समाज में सिर्फ दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता था। औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होने पर वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पे होने लगा, तो व्यापार और वस्तु विनिमय के चलन ने जोर पकड़ा। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पूंजीपति महिलाओं और कामगारों का शोषण
करने लगे। इसके फलस्वरूप परिवार एक पृथक इकाई के रूप में अलग हो गया और फिर महिलाएं अपने परिवार के दायरे में सिमटती चली गईं। इस प्रकार कार्य स्थान और आवास दोनों अलग अलग हो गए। जो वर्किंग प्लेस था और जो रहने का प्लेस था वो दोनों के दोनों अलग हो गए। किस कारण से? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से। समानता और असमानता, श्रम का लैंगिक विभाजन और सामाजिक लिंग सोच जन्य स्तरीकरण। इसके अंतर्गत इग्नू के कंटेंट में क्या बताया गया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी बताया गया है कि अधिकांश समाजों में कुछ खास काम मुख्यतः पुरुषों तो कुछ स्त्रियों को सौंपे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे टॉपिक ही है समानता और असमानता। श्रम का लैंगिक विभाजन यानी किसको कौन सा श्रम कार्य करना है, और सामाजिक लिंग सोच जन्य यानी जेंडर बेस्ड स्तरीकरण यानी स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये हम सभी को पता है कि अधिकांश समाजों में कुछ काम पुरुष करते हैं तो कुछ काम स्त्रियां करती हैं। यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृतियों में पुरुष का अपने परिवार का जीविकोपार्जक होना स्वाभाविक माना जाता है कि वो अपने पूरे परिवार के लिए कमाता है, मेहनत करता है, कमाता है और पूरे परिवार का भरण पोषण करने का काम करता है। तो ये स्वाभाविक माना जाता था। तो महिलाओं से घर की देखभाल करना और बच्चों का पालन पोषण करने की अपेक्षा की जाती थी। श्रम के इस विभाजन के मूल में यह धारणा निहित थी कि परिवार के कल्याण में पुरुषों का योगदान जो है वो स्त्रियों से अधिक होने के कारण हावी रहते थे। यानी कि पुरुष जो है वो आज के समाज में भी देखने को मिलता है। पुरुष जो है वो बाहर जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है और पैसे कमा के ला रहा है जिससे कि परिवार की जीविका चल रही है। तो महिलाएं जो होती हैं वो घर का काम करती हैं, इसलिए उनको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। पुरुषों के जो काम होते थे उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। अब चूंकि स्त्रियां पुरुषों पे आश्रित थीं, क्योंकि वो और कोई काम तो कर नहीं रही हैं, वो तो पुरुषों पे ही आश्रित हैं, इसलिए वे अपने आप को उनके अधीन पाती चली गईं। महिलाएं जैसे जैसे श्रम शक्ति का अधिकाधिक हिस्सा बन रही हैं, आज के समय में श्रम के विभाजन की इस जो स्वाभाविकता है, यानी जिसे हम स्वाभाविक कहते थे कि पुरुष कमा के लाता है और महिलाएं घर चलाती हैं, इस स्वाभाविकता को चुनौती दी जाने लगी है। लेकिन क्या इससे महिलाओं की स्थिति में अपने घर और जो ये हमें समाज दिख रहा है इसमें कोई सार्थक बदलाव आया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या मानते हैं कि महिलाएं जो हैं इनकी अपनी अब भूमिकाएं बदल रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, समाज में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाह रही हैं और चल भी रही हैं। तो लेकिन क्या इससे महिलाओं की स्थिति जो है उसमें सुधार आया है, या समाज जिस प्रकार से महिलाओं को देखता है उसके नज़रिए में सुधार आया है या बदलाव आया है? या फिर क्या इसका मतलब यही है कि महिलाओं को अब दोहरे दिन काम करना पड़ रहा है, यानी अपने असली कार्य दिन से लौटकर उन्हें घर के वे सारे कामकाज पूरे करने पड़ रहे हैं जिन्हें महत्वहीन ही नहीं बल्कि काम समझा ही नहीं जाता है? तो यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि महिलाएं जो वर्क करती हैं तो वो वर्किंग प्लेस पे तो जाके अपना काम कर ही रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वहाँ दे ही रही हैं जिससे कि उनको कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन वो घर आने के बाद घर के जो कामकाज होते हैं वो भी तो करती हैं जिनको वे लोग सोचते हैं कि ये तो काम का हिस्सा ही नहीं होता है, या ये तो कोई काम के रूप में है ही नहीं है, ये तो करना ही करना है, ये तो हमारा ज़रूरी डेली का जो हमारा जीने के लिए साफ़ सफाई होना चाहिए, घर का भोजन हमें अपने लिए चाहिए, तो ये सारे तो काम हमें करने ही चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो डबल काम कर रही हैं।
रोजगार से अगर स्त्री की सामाजिक दशा उन्नत होती है तो फिर एक ही काम के लिए महिलाएं पुरुषों से सिर्फ 65% ही क्यों कमा पाती हैं। तो जैसे पुरुष हैं, अगर उन्हें 100 रुपये मिलता है किसी काम के लिए, तो वहीं पे महिलाएं मान लेते हैं 60 से 65 रुपये मिलता है। तो आखिर में ऐसा क्यों है भाई कि काम तो बराबर किया जा रहा है, फिर महिलाओं को वेतन उनके कंपेयर में कम क्यों दिया जाता है। सामाजिक लिंग सोच अर्थात जेंडर के आधार पर जो पेशागत डिफ्रेंसिएशन कर दिया गया है, भिन्नताएं कर दी गई हैं, आखिर में इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई देती हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो कि हर किसी के मन में उठता है। महिलाओं की आर्थिक भूमिका और सामाजिक लिंग सोच जन्य स्तरीकरण के बीच में आखिर में संबंध क्या है, आखिर में ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है। श्रम के लैंगिक विभाजन पर हुए अंतः सांस्कृतिक शोध कार्यों में अलग अलग जो आर्थिक उपार्जन की विधियां हैं, ये समाजों में सिर्फ महिलाओं के उत्पादक क्रियाकलापों को बताने का ही प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि इसमें महिलाओं की स्थिति पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया गया है। सामाजिक लिंग सोच की सांस्कृतिक रचना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी दुनिया है, हम ये देखें तो पूरी दुनिया जो है वो प्रतीकों से भरी पड़ी हुई है। स्त्री और पुरुषों की श्रेणियों को एक अर्थ और महत्व प्रदान करते हैं। हम सोचते हैं कि स्त्री पुरुष जो हैं वो तो एक ही जैसे हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे हम। वहीं पे हम ये देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अमेरिका जैसे सभ्य और विकसित देश में कई दशकों से जन चेतना बढ़ने के बावजूद वहाँ टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन जो हैं वो आज भी लैंगिक रूढ़ियों को ही दर्शाते हैं। यानी कि जो ऐड हमें देखने को मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं, उसमें भी हमें एक लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है, या जो एक लैंगिक रूढ़िवादिता चली आ रही है कि महिलाएं इस तरीके के काम करती हैं, पुरुष इस तरीके के काम करते हैं। तो वैसे ही हमें जो विज्ञापन होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। यूँ अब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यस्थल के संदर्भ में इन विज्ञापनों में दिखाए जाने लगा है, ये बात सही है। वहीं पे ये देखेंगे कि हम जो विज्ञापन होता है उसमें सुंदर घर की छवि पेश की जाती है, और ऐसा हम देखेंगे कि जो महिलाएं विज्ञापन देती हैं वो सुंदर दिखनी चाहिए, इस तरीके की जो छवि है ये आज भी हमें देखने को मिलता है कि जिससे कि एक जो ऑडियंस है या जो एक उपभोक्ता है वो उसकी तरफ आकर्षित हो और वो जिस भी संबंध में विज्ञापन दिया जा रहा है उसको अपने आप से ज़्यादा कोरिलेट करके समझ पाए। यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून में भी महिलाओं को अबलाओं के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें निडर पुरुष नायक बचाने आता है। तो ये हम कार्टून के रूप में भी देखते हैं। इसी प्रकार जो छोटे लड़के या लड़कियां होते हैं उनको ध्यान में रखकर खिलौने के रंगों और कपड़ों को बनाया जाता है। तो आज भी हम देखेंगे कॉमन टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है कि लड़कियां जो होती हैं वो पिंक कलर पसंद करती हैं, लड़के जो होते हैं वो ब्लू कलर पसंद करते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के जो होते हैं वो कार चलाते हैं, कार वाले टॉयज उनको पसंद आते हैं, या फिर जो आउटडोर गेम वाले बैडमिंटन हुआ, बैट बॉल हुआ वो खेलते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो किचन सेट लेके खेलती हैं। तो इस तरीके की मानसिकता आज भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हम ये कहेंगे कि सांस्कृतिक दृष्टि से डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है कि ये पुरुषोचित है और ये स्त्रियोचित है, यानी कि ये पुरुषों से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, या ऐसी हम सामाजिक रूप से कैटेगराइज कर देते हैं कि ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, और ये मानते भी हैं कि प्रकृति की भी देन यही है। इसी तरीके से इनके व्यवहार भी देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे ओकले तर्क देती हैं कि अपनी प्रजननात्मक भूमिका के कारण महिलाओं को भी सभी जगह प्रकृति के समीप माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि प्रजनन की जो क्षमता होती है, इस भूमिका के कारण महिलाओं को प्रकृति से समीप माना जाता है, लेकिन पुरुषों को संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। वे संस्कृति को मानव चेतना के रूप में परिभाषित करती हैं, जिसमें उसी के उपज जैसे कि प्रौद्योगिकी शामिल होती है, जिन्हें प्रकृति के नियंत्रण और दोहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गहरी बात ओकले ने की है। उन्होंने कहा कि जो पुरुष होते हैं उनको संस्कृति से हम जोड़ के देखते हैं, महिलाएं जो होती हैं उनको प्रकृति के समीप माना जाता है, और वे संस्कृति को मानव चेतना के रूप में परिभाषित करती हैं। संस्कृति क्या होती है? मानव की चेतना के रूप में उन्होंने परिभाषित की है, और जिसमें उसी के उपज यानी कि संस्कृति की ही उपज या पुरुषों की उपज जैसे कि प्रौद्योगिकी हमारी शामिल होती है, और जिसे प्रौद्योगिकी क्या करती है? प्रकृति के नियंत्रण और दोहन का कार्य करती है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो पुरुषों की उपज है, और वो प्रकृति के नियंत्रण और दोहन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए महिलाओं की भूमिकाओं को स्पष्टतया या अव्यक्त रूप से कम करके आंका जाता है या उन्हें निम्न दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे अब हम लोग ये समझेंगे कि महिलाएं और घरेलू कामकाज को हम किस रूप में देखते हैं। तो लगभग ऐसा हम देखेंगे कि सभी देशों, सभी वर्गों में महिलाएं उपेक्षित रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पे ओकले के अनुसार, ओकले यहाँ पे कहते हैं कि जो गृह प्रबंध की विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं जो हैं वो स्वायत्तता के एहसास को महत्व देती हैं। यानी उनका ऐसा मानना होता है महिलाओं का कि जो भी गृह कार्य होता है या जो घर का मैनेजमेंट कार्य है वो हमें संभालना चाहिए, हमें देखना चाहिए। अगर महिलाएं नहीं संभालेंगी तो घर जो है वो बिखर जाएगा। तो इसके एहसास को वो महत्व देती हैं, क्योंकि जो वो गृहिणियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं अपने अनुभवों को यह कह करके व्यक्त करती हैं कि घर की स्वामिनी होने में उन्हें आनंद आता है। तो अभी जैसे कि ये मानते हैं कि पुरुष आज के समय में, आज के हम एडवांस सोसाइटी की बात करते हैं, तो मानते हैं कि पुरुष जो होते हैं वो बाहर नौकरी करने जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, लेकिन अभी किसी भी बात पे डिसीज़न भी इवन उनको खुद लेना होता है। लेकिन वो क्या बोलेंगे कि भाई फाइनल डिसीज़न हम चाहे जो डिसाइड करें, फाइनल डिसीज़न तो होम मिनिस्ट्री के पास है, यानी कि गृह मंत्रालय के पास है, यानी कि जो घर की महिलाएं मेन मुखिया होती हैं उनके पास है। वे डिसाइड करेंगी तब तो बात आगे बढ़ेगी, भले उन्हीं के मन की हो रही हो, लेकिन यह कह के थोप दिया जाता है कि भाई फाइनल डिसीजन तो होम मिनिस्ट्री के पास है, यानी कि गृह मंत्रालय अर्थात जो घर की गृहिणियाँ हैं या महिलाएं हैं उनके पास है। और महिलाओं को भी ये आनंद आता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो लेकिन फाइनल डिसीजन तो हम ही लेते हैं कि नहीं हमको ऐसे चाहिए या वैसे चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि उनकी कार्य दशा का विश्लेषण हम उन्हें अपने घर में प्राप्त अधिक स्वायत्तता से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग समझें तो अलग अलग मौक़ों पे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग किस्म के व्यंजन बनाने का काम जो होता है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। फिर एक निश्चित समय के अंदर उन्हें खाना बनाना होता है कि इतने ही समय के अंदर इतनी वैरायटी के जो डिशेज़ हैं या व्यंजन हैं वो सारे बनाने हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद के चलते उस पर नियंत्रण होता है कि हमें क्या बनाना है, किसको घर में क्या पसंद है उसी के अनुसार हमें बनाना है। यही पसंद नापसंद परोसे जाने वाले भोजन के स्वरूप को भी तय करती है कि किसको किस तरीके से खाना
पसंद है। तो इस तरीके से हम देखें तो महिलाएं जो होती हैं वो किस तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से वो घर के सारे काम को करती हैं और ये सोचती हैं कि ये उनका उत्तरदायित्व भी है और उसी तरीके से उनको करने में उनको मज़ा भी आता है, उनको आनंद भी आता है। यहाँ पे एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे, औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव आखिर में क्या देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप शहरी समाज में नौकरी पेशा करने वाले युगलों की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं। ऐसे में पति पत्नी में एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत भी बढ़ी है। ये आज की बात हो रही है, जबकि हमें औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का हमें जो रूप दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण हमें ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। और दोनों वर्किंग होते हैं तो भाई दोनों एक ही समय जब ड्यूटी पे जा रहे हैं और उस एक ही समय पे वो घर वापस आ रहे हैं, तो घर के जो सारे कामकाज हैं वो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके करना पड़ेगा, तभी जाके ये कह सकते हैं कि जीवन के दो पहियों के रूप में होते हैं पति पत्नी। तो तभी दोनों पहिए जो होते हैं वो बैलेंस तरीके से आगे को बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग ये सोच के देखिए कि घर में यदि पति पत्नी हैं और सपोज कि काम कर करके या इस पत्नी ने अपने पे ख्याल नहीं रखा, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो इसकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या पति जो है वो अकेले सब कुछ संभाल लेगा? नहीं संभाल सकता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर पति स्वस्थ है तो पत्नी का भी स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है एक स्वस्थ परिवार के लिए। तो एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत भी बढ़ी है, इसलिए वे घर के काम काज मिलजुल कर और कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने लगे हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जिन पतियों के काम की पारी अलग होती है वे अपनी पत्नियों के काम पर जाने के बाद घर पर बच्चों की देखभाल भी करते हैं। यही नहीं, पति घर के कामकाज में भी पत्नियों का हाथ बटाते हैं, मगर इस तरह के बदलाव के बावजूद दोनों लिंगों में विद्यमान सूक्ष्म भेदभाव अब भी जारी है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मौके आते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे फील होता है, महसूस होता है, उस चीज़ को एहसास करते हैं कि एक जो पति है और पत्नी है या फिर एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग नज़र आती हैं या दोनों को अलग तरीके से समाज देखता है या आंकता है, या पुरुष और स्त्री में जो ये असमानता दिखाई देती है वो हमें स्पष्ट नज़र आती है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो ये भेदभाव के आधार के रूप में सामाजिक लिंग सोच जो टॉपिक था चैप्टर फर्स्ट, वो हम लोग कंप्लीट किए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इग्नू जो सीरीज़ है वो पसंद आ रहा होगा। और आप लोगों को, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि जो इग्नू सीरीज़ होता है उसको हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को समाजशास्त्र को डिटेल में समझना है तो आप लोगों को इग्नू सीरीज़ ज़रूर एक बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज़ आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखना है या फिर जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है या हायर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये तथ्य और कथन बेस्ड पे आ जाते हैं, या जिसे हम असर्शन रीज़न कहते हैं, कथन कारण कहते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होते हैं। एक दूसरे से रिलेट करके हम देखते हैं कि अगर कोई कथन दिया गया है तो उसका कारण ये हो सकता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए इग्नू सीरीज़ में जो हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों को इसके अलावा कहीं दूसरी जगह कॉम्पिटिटिव जो बुक्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, या देखने को भी अगर मिलती है तो बहुत ही रेयर मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं और बता दूं कि आप लोगों में से कुछ मेरे साथी हैं, उनका कमेंट आ रहा है कि मैम
125 क्वेश्चन या इस तरीके से 100 क्वेश्चन का अगर मान लेते हैं एमसीक्यू डेली डिस्कस करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जहां तक एमसीक्यू क्वेश्चन की बात है तो मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक्स अवेलेबल होती हैं। उसको आप लोग चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेके डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत सारे ये जो काम है ये आप लोग देखेंगे ऑनलाइन, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्कस कराते हैं एमसीक्यू सीरीज़ को। तो वो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी मैं इग्नू सीरीज़ है तो इग्नू के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि दूसरी जगह नहीं अवेलेबल होते हैं, तो उसको मैं डिस्कस ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी और के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। वो मैं इग्नू की बुक्स को पढ़ पढ़ के, और 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही ढूंढती हूँ जो कि आप लोगों को किसी दूसरी किताबों में ना मिले या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को नहीं मिल पाती है। तो वो जो इग्नू के मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाती हूँ वो यही सोच के लाती हूँ। बाकी तो आप लोगों को मुझे लगेगा जब एग्ज़ाम के, अगर पीजीटी की खास करके मैं बात करूँ कि आप लोग यूपी पीजीटी के लिए बोल रहे हैं, तो पीजीटी की जब डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की तो उस समय मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और तब तक मैं यही कहूँगी कि खास करके जब बात चल रही है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है माहौल इस समय, और कोई भी ऐसा एक निश्चित डेट नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग डेट के पीछे मत पड़िए कि एग्ज़ाम की डेट कब आएंगे, एग्ज़ाम की डेट कब आएंगे। आप लोग ये सोचिए कि मुझे अपना 100% प्रिपेयर रखना है कि एग्ज़ाम जैसे ही डेट अनाउंस होता है हम जस्ट रिवाइज़ करें और जाके मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये सोच के आप लोग प्रिपरेशन करिए तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप लोग बार बार एग्ज़ाम के डेट के पीछे नहीं पड़िए, बल्कि प्रिपरेशन के पीछे पड़िए। अपने आप से एक बार आप लोग खुद क्वेश्चन करिए कि क्या अगर 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम मुझे देना पड़े तो क्या मैं उसके लिए 100% तैयार हूँ। और ये सोच के अगर आप नहीं तैयार हैं तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन एक तेज़ी से करिए। मैं ये कहूँगी ज़रूरत है इस समय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ नहीं रही हैं इस समय। आप लोग स्थिति देख ही रहे हैं, जो वैकेंसी आई हुई हैं उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए अभी अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी यूपी पीजीटी का भरा है फॉर्म, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो 100% रखिए, ताकि जैसे ही डेट आए आप लोग अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा से अच्छा दे सकें और आप लोग अपने लिए एक सीट उसमें ले सकें। मेरी यही इच्छा रहेगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। एग्ज़ाम का क्या है, एग्ज़ाम की डेट तो आ ही जाएंगे, जब होना होगा एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।